नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं 3 बार के विधायक, पूर्व विधायक अमरीश गौतम जी, जिनका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, उन्होंने 15 साल में क्या क्या काम किए हुए हैं और अब वर्तमान में जो आपकी सरकार है और यहाँ के जो विधायक है, क्या काम उन्होंने किया है, क्या नहीं किए, ये उनके डिफरेंस बताएंगे। अमरीश जी बताइए आप। देखिए, हमने 3 बार हम एमएलए रहे। हमें जो क्षेत्र के निवासियों के लिए बेहतर लगा, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। जैसे उदाहरण के रूप में हमने 11-12 तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए अपनी क्षेत्र में इन 15 सालों में। इसके अलावा 2 हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज वसुंधरा इनक्लेव में। इसके अलावा हर कॉलोनी के लिए बारात घर हैं, हर गांव के लिए चौपालें हैं, बारात घर हैं, स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं। हालांकि एमसीडी के होते हैं, लेकिन हमारे निगम की जो विद्या देवी जी रही उस समय हमने उनको बता करके कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनवाइए, यहाँ की बिल्डिंग के लिए लिख के दीजिए, वहाँ की के लिए लिख के दीजिए। उनको वो समझ दी हमने कि भाई ये चीज़ काम करिएगा। तो उस तरह से हमने पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं, सब पार्कों की बाउंड्री हुई, पार्कों में अंदर वॉकवे बनाए, स्ट्रीट लाइटें लगाई, हाई मास्ट लाइटें लगाई और सौर ऊर्जा की ट्यूबवेल लगाई, हर पार्क में लगाई, हर प्राइमरी स्कूल में लगाई, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाई, दोनों डिग्री कॉलेजों में लगाई, अस्पताल में लगाई, डिस्पेंसरी में लगाई। तो कहीं कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी हमने कि जहां हमने काम ना किए हों। हर कॉलोनी के लिए, पूरी कॉलोनी के लिए पैसा लिया हमने। जैसे घड़ौली डेयरी कॉलोनी थी, घड़ौली डेयरी कॉलोनी के लिए पूरी डेयरी कॉलोनी की गलियों को बनाने के लिए नाली खड़ंजे का पैसा लिया शुरू में। उसके बाद दूसरे टर्म में सीमेंट कंक्रीट की बनाने के लिए पैसा लिया और शुरू में ही हमने विद्युतीकरण कराने के लिए पैसा लिया। 4 करोड़ की स्कीम थी, नरेंद्र नाथ जी ने आकर के स्ट्रीट लाइट के पोल लगवाए और विद्युतीकरण के लिए गली गली में खंबे गड़े और 4 सब स्टेशन बनवाए घड़ौली डेयरी के अंदर। और जो पैसा कई हजार रुपए मीटर के प्राइवेट के एक तरह से जो कॉमर्शियल चार्ज लेते थे, हमने जगदीश सागर उसमें थे हमारे डेसू विभाग में, तो उनके यहाँ रख करके यहाँ के लोगों को लेकर के गए। हमने उनको जो और जगह पर दूसरी कॉलोनियों में पेमेंट होती थी, चार्ज होता था मीटर चार्ज, उतना करवाया, जबकि घड़ौली डेयरी में कॉमर्शियल चार्ज लेते थे वो। हमने बिल्कुल उसको अलाउ नहीं कराया। हमने फिर घड़ौली डेयरी कॉलोनी को रेजिडेंस में कन्वर्ट कराया। आज जो इधर उधर की बातें लोग कर रहे हैं कि डेयरी कॉलोनी में ये हो रहा वो हो रहा, घड़ौली डेयरी कॉलोनी में एक ईंट नहीं हटा सकते वो एमसीडी वाले या डीडीए वाले, क्योंकि वो रेजिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है। जल बोर्ड से हमने सीवर लाइन डलवाई, उसमें पानी की लाइनें डलवाई। हमने वहाँ के लोगों के लिए पानी के लिए पूरी मेन लाइन से, जो हमारा सोनिया विहार में प्लांट था या भगीरथी में जो प्लांट था पुराना, वहां से हमने मेन लाइन ला करके डीडीए सोसाइटियों में, डीडीए फ्लैटों में, जो डीडीए के यूजीआर बने हुए थे, उनमें हमने गंगा वाटर दिया। हमने अपनी इन कॉलोनियों के लिए, डेयरी कॉलोनी के लिए, न्यू कोंडली के लिए और अपना आसपास के एरिए के लिए हमने वहाँ यूजीआर न्यू कोंडली में बनवाया। एक यूजीआर पहले से दल्लूपुरा में था, एक यूजीआर हमने गाजीपुर डेयरी के कोने पे बनवाया, जो आज खिचड़ीपुर कॉलोनी को और मयूर विहार फेज 2 तक पानी दे रहा है। हमने ढूंढ करके काम कराए, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा हमने जो हमारे टाइम में नहीं हुआ हो। ये वर्तमान सरकार तो हमारे किए हुए कामों की रिपेयर तक नहीं करवा पा रही। जहां करोड़ों रुपए हमने 40 सौर ऊर्जा की ट्यूबवेल लगवाने पे खर्च करे, आज वहां 2-2, 4-4, 5-5 हजार के खर्चे को ये नहीं करा पाए। और सारी ट्यूबवेल्स वो सारी हम वहां तक की कि अभी जो सौर ऊर्जा की प्लेट है वो तो गायब हो ही गई। यहाँ तक कि जो पानी की टंकी रखी थी 3-3 हजार लीटर की, वो भी सब तोड़ फोड़ दी गई। तो ये तो रिपेयर तक नहीं कर पा रहे। गौतम जी, आप पे ये यहाँ की जनता कहती कि आप 3 बार विधायक रह चुके हुए हैं, तो आपने कुंडली में मेट्रो स्टेशन क्यों नहीं लाए? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेट्रो स्टेशन मेरे क्षेत्र में आई, पहले मेरा क्षेत्र में 2 बार एमएलए रहा पटपड़गंज से, और उसी दौर में मेट्रो स्टेशन का, मेट्रो लाइन का, मेट्रो रेल का जो प्रपोजल था वो चल रहा था। उत्तर प्रदेश में बहन जी की, मायावती जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि मुझे मेट्रो लाइन
उन्होंने 25% लेना था, क्योंकि नोएडा में जो हमारे स्टेडियम बने हुए हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए खिलाड़ी विदेशों से आने थे, उनके लिए जाने आने की सुविधा के अनुसार और खिलाड़ियों उनके खेल देखने के लिए लोगों के जाने की वजह से हमारी सरकार ने मेट्रो लाने का निर्णय लिया। और वो निर्णय लिया गया तो सामने मदर डेयरी पड़ रहा था, प्लांट, दूध का प्लांट है, उधर पांडव नगर पड़ रहा था जो अक्षरधाम से उधर घूमना था। और ये जो हाईवे है ये 14 लेन का बनने के लिए पहले से ही मंजूर हो रखा था। ये तो दुर्भाग्य था कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहते हुए यूपी में नहीं थी। कभी यूपी में बहन जी की सरकार थी, कभी अखिलेश यादव की या मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन लोगों ने हमें ये जो हमारा हाईवे था, नेशनल हाईवे 24, इसको दोनों तरफ से खाली नहीं करके दिया गाजियाबाद तक। उधर कहीं खंबे गड़े हुए थे, कहीं ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, कहीं मतलब कई लाइनें थी, कहीं हाई मास्ट बड़ी हैवी भी वो थी, लाइनें थी बिजली की। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने वो खाली नहीं हुआ। तो ये हमारे को मेट्रो अगर हम महीवार फेज 3 तक लाने की बात करते थे तो सामने अक्षरधाम के सामने गणेश नगर, पांडव नगर को हटाना, तोड़ना पड़ता। और उस समय उतना समय था नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम ऊपर सिर पे आ रहे थे, तो उसको बनाने का था। बहन जी ने, मायावती जी ने कहा कि मुझे तो अट्टा की मार्केट पे चाहिए मेट्रो, मैं जब ही पैसा दूंगी, 25% उनको देना था। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो सरकार उस शर्त पे पैसा दे रही है तो हम क्या कर सकते थे बताइए। और हमें जो है नोएडा स्टेडियम तक सुविधा देनी थी। तो एक तो वजह ये रही। दूसरा, उसके बाद में जब हमने देखा कि भाई हमारा बहुत सा एरिया अब पटपड़गंज तो उधर चला गया, अब मेरे एरिया में जो कोंडली का एरिया है मेरा, उसमें तो मेट्रो आई नहीं, तो हमने मोनोरेल का प्रपोजल पास करवाया था। जब हमारा 2008 में चुनाव हो रहा था, उस समय हमने मोनोरेल का जो प्रपोजल था वो पास करा दिया था। और ये तय किया, ये कहा गया था हमें कि आपके जो यहाँ से मयूरविहार फेज 3 से चल करके वो मोनोरेल आपका अक्षरधाम से होते हुए और आपका जो अपना लक्ष्मी नगर वाली लाइन भी है उसको भी जोड़ेगी, और आपकी नोएडा वाली लाइन को भी जोड़ेगी, और आगे शास्त्री पार्क तक जाएगी, फिर शास्त्री पार्क वाली लाइन को भी जोड़ेगी। तो तीनों लाइन से जोड़ने के लिए हमने मोनोरेल का प्रपोजल पास करा दिया था। वो जब हम 2013 में हार गए तो केजरीवाल ने उस प्रपोजल को डाउन करा दिया। उसने कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते। अच्छा, मतलब वो दिल्ली का विकास नहीं चाहते थे। उन्होंने मोनोरेल का जो प्रस्ताव था वो एलजी के यहाँ से उसको टर्न डाउन करा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमने तो देखिए जितना काम किया, जितने पार्कों की बाउंड्री हुई, पार्कों में हाई मास्ट लाइटें लगी, पार्कों में वॉकवे बनाए गए, ये सब अमरीश गौतम के टाइम में हुआ। घड़ौली डेयरी की सारी सड़कें गलियां बनी, घड़ौली डेयरी में विद्युतीकरण हुआ, वहाँ के लिए पानी और सीवर की लाइनें डली, ये सब मैंने कराया। राजवीर कॉलोनी, अनुतराज कॉलोनियों को पास कराया, लेकर के कोंडली मार्केट से अंबेडकर जी की मूर्ति के पीछे जो CEF ब्लॉक हैं, ये तीनों ब्लॉक, और ABD ब्लॉक जो है कोंडली का, और ABC ब्लॉक राजवीर कॉलोनी का, इनमें सब में सीवर लाइन डलवाई और इनको मंजूरी, इनको जो है अधिकृत कॉलोनियों में शुमार कराया। तो ये जो काम है, ये वो काम है कि लोग याद करते हैं। ये तो वही लोग बोल रहे हैं जो कांग्रेसी नहीं रहे, जो कांग्रेस को लाइक नहीं करते, वो लोग बोल रहे हैं। नहीं तो बल्कि जो बीजेपी वाले भी हैं तो वो भी ये कहेंगे कि भाई अमरीश गौतम के टाइम में काम, जैसे शीला दीक्षित के लिए कहते हैं दिल्ली के लोग कि शीला दीक्षित जी ने काम कराया, तो कोंडली विधानसभा क्षेत्र में लोग अमरीश गौतम के काम को याद रखते हैं। आज क्या है, आप तो कहीं गड्ढा हो जाए, वो गड्ढा नहीं भरा जा रहा कई महीने तक, जरा सी सड़क टूट जाए उसका रिपेयर नहीं हो रहा। गौतम जी, 10 साल से यहाँ पे आप हैं, यहाँ के जो सांसद है वो बीजेपी के, विधायक जो है वो आपके हैं, तो क्या वो आपने इतनी डेवलप किए हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें तो और डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ पे समस्या क्या जा रही है, जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यातायात हम कर रहे हैं, तो ट्रैफिक इतने जाम हो जा रहे हैं, शिविर जो है वो एकदम भरे हुए हैं, और छिनैती बहुत हो रही है, महिलाएं रात को निकल नहीं पा रही है। केंद्र में सरकार, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, आपने तीनों चीजें बताई हैं, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की हैं, चाहे सीवर है, पानी है, बसेज हैं, और सीवर की सफाई वगैरह है, तो ये जो है महिलाओं का मैटर है, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो आपने जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है वही है।
दिल्ली गवर्नमेंट का कोई विजन ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम करे। उन्होंने सिर्फ लोभ लालच दे दिया किसी चीज़ का कि आपको पानी फ्री मिल जाएगा, बिजली फ्री मिल जाएगी। अब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में लोगों की पेंशनें बनती थी, राशन कार्ड बनते थे। आज तो जब से केजरीवाल जी आए हैं, एक भी तो बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनी। विधवा बहनें भटकती फिर रही हैं, विकलांग भाई भटकते फिर रहे हैं कि हमारी पेंशन बन जाए। जो 2500 रुपये हम करके गए थे, वही 2500 रुपये आज केजरीवाल जी दे रहे हैं। इन्होंने पहले चुनाव में ही कहा था कि हम 5000 करेंगे। आज तक इन्हें 10 साल हो गए राज करते हुए, 11वीं साल चल रही है, 11 साल हो गए, 3 बार मुख्यमंत्री बन लिए। इन्होंने किसी की भी ना तो पेंशन बनाई ना पेंशन बढ़ाई। मुझे ये बताइए, ये जो राशन कार्ड है, ठीक है, इससे बनने से जनता को क्या क्या बेनिफिट है जो केजरीवाल नहीं बना रहे हैं? देखिए, जब हम 2013 में फार्म मेरे ही भरे गए, लगभग 40,000 फार्म मैंने अपने यहाँ से लोगों को बांटे हैं। और जितने बने हैं, सबसे ज़्यादा अगर यमुना पार में आप देखो तो जाकर के अमरीश गौतम के एरिया के ही ज़्यादा राशन कार्ड बने होंगे, लेकिन फिर भी 25% ही बने। 75% फार्म तो बंडल बना करके कूड़े में फेंके हुए हैं इन्होंने, कहीं डंप कर रखे हैं किसी कमरे में, दफ्तरों में अपने, बने नहीं है पूरे। तो उस समय अगर मान लीजिए हमारे टाइम के राशन कार्ड बने हुए लोगों के, उससे ही राशन मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी जी के निर्देश पे मनमोहन सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पास कराया था। लोगों के लिए सस्ता राशन का अधिकार फ्री का ही था एक तरह से। वो तो सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था, 2 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल, वही लेती थी सरकार। उसको मुफ्त नाम नहीं देना चाहती थी। मुफ्त नाम देने से कांग्रेस परहेज करती थी। वो कहती थी कि मुफ्त कहने से तो हम गरीब के ऊपर एक तरह से लांछन लगा रहे हैं, उसे हम गरीब बना रहे हैं, उसे हम जैसे अपने ढोरे से दे रहे हैं। तो इसलिए वो मुफ्त नाम ना दे करके उन्होंने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पे जो है सप्लाई देनी शुरू करी। और ये बिल जो है सोनिया गांधी जी के निर्देश पे, जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में बिल पास हुआ। तो ये जो चीज़ है, और इस राशन कार्ड का जो आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि क्या उन्हें फ़ायदा होगा, उससे देखिए ये फ़ायदा है। अगर EWS में बच्चे का दाखिला कराना है, तो अगर राशन कार्ड उन पर है गरीबी वाला, तो वो अपने बच्चे का दाखिला उस कार्ड से ही करा सकते हैं। उसके अलावा केजरीवाल सरकार जो अस्पतालों में इलाज कर रही है, वो EWS के इस गरीब के जो राशन कार्ड हैं उसको दिखाने मात्र से ही हो जाएगा। तो ये जो बड़ा फ़ायदा है, ये सिर्फ उसी की वजह से है, क्योंकि जो जिनके EWS के कार्ड बने हैं, तो वो सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे है, और गरीबी रेखा के नीचे वालों को ये सहूलियतें हैं। तो ये चीज़ हुई है उस राशन कार्ड से, ये फ़ायदा है। मुझे ये बताइए, जब पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, जब वो अपने समय, उस समय जो उन्होंने मेट्रो के जो उन्होंने विकास किए जी, और पिछले 10 साल में जो मेट्रो है, तो क्या इन्होंने उसको एक्सटेंड किया या ये वही पुराना पास किया हुआ कंटिन्यू हो रहा है? नहीं, ये प्रपोजल पूरी दिल्ली का उसी समय बन चुका था। और पूरी दिल्ली का जो इस समय वो श्रीधर थे, क्या नाम था उनका, ये श्रीधरन साहब ने जो है पूरी प्लान बनाई हुई थी। उसके बाद में मंगू सिंह, मैं तो दोनों बार ई श्रीधरन जी को भी मिला, यहाँ के 4-6 लोग ले करके, और ये मंगू सिंह जी जो बाद में आए बने हैं, इनके पास भी मैं ले करके लोगों को गया हूँ कि यहाँ हमें मेट्रो ट्रेन चाहिए। अब उन्होंने तो कह दिया कि देखो जी, हमें तो जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि जब शीला दीक्षित जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब थी, तो उन्होंने ये मैप प्लान उन्होंने पहले ही बना के रखा, पूरी दिल्ली का बना हुआ, पूरी चुका है। दिल्ली का मेट्रो का बना हुआ। 10 साल से फिर केजरीवाल ने क्या नया किया हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? स्कूल उन्हीं के बने हुए हैं, हॉस्पिटल उन्हीं के समय के हैं, तो नए स्कूल कौन से बने हुए, नए हॉस्पिटल कौन से बने हुए, ये मैं जानना तो ये कह रहे थे कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, केजरीवाल जी बोलते थे। 500 क्या, मुझे लगे 50 भी स्कूल नहीं बनाए होंगे, बल्कि और 50 बंद हो गए। अभी मैं देख रहा था नगर निगम के 30 विद्यालय, ये जो अपना सदर बाजार और ये चांदनी चौक का एरिया है, यहाँ से बंद हो चुके। 30 प्राइमरी स्कूल, उनको मर्ज किया इन्होंने आसपास के दूसरे विद्यालयों में। अगर मान लीजिए वहाँ बच्चे नहीं हैं, तो भाई बच्चे आप जहाँ पर ज़्यादा आबादी है वहाँ से ला करके पूरे करो। बंद क्यों कर रहे हो? टीचर इनके पास में नहीं है, मैथ इंग्लिश साइंस के टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है इनके पास में पढ़ाने के लिए।
हजारों टीचर जो है इन्होंने कहीं ठेके पर रख रखे हैं। वो ठेके वाले टीचर जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं सैलरी हमें कम मिले। तो ये जो चीज़ है, हम इसलिए नहीं कह रहे कि आज हम दूसरी पार्टी के हैं। केजरीवाल जी हमारे इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं हम, लेकिन उनका ये बुराई नहीं कर रहे। लेकिन हम जो कमियां हैं, जो जनता के लिए जनता भुगत रही है, जनता के लिए आज ड्राइवर सैलरी को मुँह ताक रहा 5 महीने से। कई महीने यहाँ एमसीडी में कमिश्नर, ये बेचारे एमसीडी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी दिल्ली गवर्नमेंट में रहते हुए। जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी कभी ऐसा कोई भी ऐसी कहीं अड़चन नहीं आती थी। चाहे हमें बैठ करके हमने, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बार ऐसा आया कि जो बीजेपी की सरकार थी, जगमोहन जी जो है शहरी विकास मंत्री थे, तो उन्होंने कर दिया कि जो बस्तियों में जो दुकानें खुली हुई हैं उनको सील किया जाएगा। हमारी सरकार को बहुत बुरा लगा, शीला दीक्षित को, हम सब विधायकों को। हम सारे विधायक और मंत्री पूरी कैबिनेट को लेकर के हम जगमोहन जी के दफ्तर पहुंच गए, निर्माण भवन, और हमने वहाँ जा करके उनके साथ मीटिंग करी। और ये फिर तय हुआ कि भी जो पॉल्यूशन फैलाती हैं चीज़ें, जो काम, जिन कामों से पॉल्यूशन फैलता है, मात्र उनको छोड़ा जाए। बाकी और जो दाल चावल आटा बेच रहा है उसको तो भाई, ये तो हम सरकार का काम कर रहे हैं वो लोग, तो क्योंकि वो रोजगार नहीं मांग रहे सरकार से, अपना छोटा मोटा धंधा करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये सोच करके हमने ये तय करा दिया, और मुश्किल से 5-7 तरह के कामों की जो दुकानें थी वो बंद कराई गई। अब वो लोग आज दूसरी दुकान कर रहे हैं। सील होने के बाद में तो दिक्कत आ जाती है उन्हें, कई साल तक सील नहीं खोलते ये उनको। वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, ठीक है। रोजगार क्या है? ये रोजगार है? देखिए, रोजगार के, महंगाई और बेरोजगारी इस देश को खोखला कर रही है, गरीब मार हो रही है। गरीब जो कांग्रेस के टाइम में जितने % गरीब थे उससे दुगने हो गए हैं गरीबी रेखा के नीचे, इस तरह की हालत हो गई है। और ये लोग हैं कि उस दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं। 40-50 बार तो पर्चे लीक होने के नाम पर नौकरियां रद्द हो रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसा जो भी पर्चा होता है वही परीक्षा रद्द हो जाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी मैं, कि जो मध्यम वर्गीय, चलिए जो अमीर है या अपर है उनकी बात अलग है, मध्यम घर के जो बच्चे, चलिए 10th तक बच्चे चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ ले चाहे प्राइवेट में, कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा नेट की तैयारी करे या जेई की तैयारी करे या कोई भी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, वो किसी तरह से वो क्लियर भी हो गए, ठीक है। अगर समझ लीजिए सीट कम है प्राइवेट में, गवर्नमेंट कोटा में, अब वो स्टूडेंट प्राइवेट में जाते, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए, तो ये इनकी जो फीस इतनी हाई बढ़ के ये हर राज्य में है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार कि ये शिक्षा पे जैसे सरकार एक नियम ना बनाना चाहिए कि प्राइवेट जो कॉलेज रहे वो इतनी ही तक मेडिकल पे फीस ले, इससे ज्यादा न ले, क्योंकि शिक्षा भी तो इस देश का अधिकार है। जैसे राइट टू फूड अधिकार है, वैसे शिक्षा भी, हायर एजुकेशन भी इन्हीं लोगों का अधिकार है, इन्हीं बच्चों का अधिकार। यही बच्चे जो है देश के भविष्य है। आज हमारे यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, और बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन हर परीक्षा जो लीक हो रही है उसमें धांधलेबाजी का जो उजागर हो रही है, वो चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। और एजुकेशन को तो बिल्कुल फ्री करना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, सरकार दे उसे। अगर प्राइवेट में पढ़ा रहा है कोई, और प्राइवेट स्कूलों के आपको इतने चहेते हो गए हैं स्कूल वाले, तो उनको सरकार दे पैसा। लेकिन गरीब आदमी कहाँ से पढ़ेगा? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? किसान मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब आज जो है MBBS कराने के लिए प्राइवेट कॉलेज 22-22, 25-25 लाख रुपए, 33 लाख रुपए मांग रहे हैं एक साल के, वो भी तो आदमी 5 साल का कोर्स होता है, तो कहाँ से लाएगा 1.5-2 करोड़ रुपया वो? और उसके अलावा और भी खर्चे हैं स्टूडेंट के, आना जाना है, रोटी पानी खाना है, वहाँ मैस का भी खर्चा है। तो ये तमाम चीज़ें, लत्ता कपड़े भी हैं, जेब खर्च भी है, तो ये चीज़ें कहाँ से वो मुहैया कराएगा अपने बच्चे को? उसका बच्चा तो इसी तंगी में जो है, बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इस सरकार को ये देखना चाहिए। हमारी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम तो, कांग्रेस के टाइम में ये चीज़ें थी ही नहीं इतनी। अगर मान लीजिए सीट नहीं है सरकारी स्कूल में, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए,
जब आबादी बढ़ रही है तो तुम अपने स्कूल कॉलेज खोलिए, बढ़ाइए उनको। गौतम जी, मैं इसी पे आपको अगर भविष्य में ये देखिए तीसरी बार मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अगर उनकी सरकार अगर गिर जाती है तो कहीं न कहीं इनका जो एक विपक्ष के जो है राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी, यही एक ऑप्शन है। तो क्या इस पे कोई नीति ला सकती है इस फीस पे? जिस तरह राहुल जी हर जगह जाते हैं, कूली के पास जाते हैं, मोची के पास जाते हैं, बढ़ई के पास जाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये दर्द है। तो इस तरह का स्टूडेंट और उनके माँ बाप का दर्द वो समझेंगे, बच्चों की पढ़ाई पे जो प्राइवेट वाले बिल्कुल समझेंगे। अभी भी राहुल गांधी जी अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को भी संबोधित करेंगे और भी जगह उनके अपने कई कार्यक्रम हैं। 1-2 दिन में मुझे लग रहा जाने वाले हैं, 7-8 तारीख से है उनके कार्यक्रम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा को, ये कांग्रेस की देन है। अगर उसी समय 2-4 साल 5 साल में 1-2 बार के बाद ही अगर ऐसी बीजेपी जैसी सरकार आ जाती, ना तो अनऑथराइज कॉलोनियों को ये बसने देते, बुलडोजर लेके खड़े रहते उन्हें तोड़ने के लिए, और ये मुंह देख करके, चेहरा देख देख करके, जैसे खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहनावे से पहचाने जाते हैं, नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये तो ऐसा चेहरा देख देख करके लोगों के घर ढहाने के लिए बुलडोजर लेके पहुंच जाते। इनकी तो मनसा ही नहीं है देश को आगे ले जाने की। ये तो लोगों के हाथ में कटोरा देना चाहते हैं, ये तो लोगों को रोजगार ना दे करके भूखा मारना चाहते हैं। इनके तो गुरुओं ने यही कहा है, संघ ने यही कहा, आरएसएस के गुरुओं ने यही कहा। गोलवलकर जी की किताब में 41 पेज पे मैंने खुद पढ़ा है कि वो तो ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, सरकार के आगे उसकी हिम्मत ही ना पड़े कि मुंह खोले। ये तो इस तरह का देश चाहते हैं। ये तो कांग्रेस की देन है जो लोगों को, जो संविधान बना उसके मुताबिक शासन किया है, और ये तो संविधान को भी तहस-नहस करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, मोदी जी के मंत्रिमंडल में या मोदी जी के जितने दोस्त हैं, विधायक जो भी हो, तो जितने भी लगभग काफ़ी सारे बलात्कारियों की टीम इन्हें कहा जा सकता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जो ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ वाली बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि अमित शाह जी कहते हैं कि लड़कियां जो है 12 बजे, उस तरह के तो तंज नहीं कसना चाहूँगा जैसे ये बीजेपी वाले कस देते हैं। कहीं कंगना रनौत बोल रही है, किसानों को बोल रही है कि बलात्कारी किसान थे, लाशें उसमें टंग रही थी, तो मैं इस तरह के तंज तो कसना नहीं चाहूँगा। लेकिन मोदी जी अपने हर बात पे झूठे साबित हुए, हर बात पे उन्होंने, हर चीज़ पे 2 करोड़ नौकरी का मामला हो, बहन बेटियों के सम्मान की बात हो। आप देखिएगा हमारा जो देश का गौरव, हमारी जो महिलाएं, बहन बेटियां, जो लड़कियां पदक लेके आती थी, अवार्ड लेके आती थी, चाहे वो पहलवान कुश्ती की मान लीजिए आप, हैं उनके जो अपने एमपी हैं उन पे एलिगेशन लगा, सुप्रीम कोर्ट में जा करके तो FIR दर्ज हुई, और आज भी वो खुला छूटा घूम रहा है। तो इसलिए ये इनकी कहने और करने में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये आप ये समझ लो, जिस चीज़ को ये कहेंगे, जैसे अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हरियाणा में डेट नहीं बदली जाएगी, लेकिन अगले दिन डेट बदल दी। मोदी जी जो कहते हैं, जैसे अजीत पवार महाराष्ट्र में कि वो भ्रष्ट हैं, उनको जेल में भेजेंगे, ये करेंगे, अगले दिन उनसे जो है अपनी पार्टी में लेकर के उनको तोड़ करके उनकी साथ सरकार बना ले। तो ये जो कहते हैं वो समझ लो, अगर ये कह रहे हैं तो उसके खिलाफ में कुछ होने वाला है या उसको अपने साथ में जोड़ने वाले हैं। तो इनका तो हर बात पे झूठा प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ और किसी अन्य देश में भी नहीं हुआ। आरएसएस का बीजेपी पे हस्तक्षेप इस समय है कि नहीं है? पूरा हस्तक्षेप है, ये सिर्फ इनकी नूरा कुश्ती है, ये दिखा रहे हैं। एक बात वो ऐसी कह देते हैं जो जनता को प्यारी लगे, अगले दिन ये बात आ जाती है कि जो जनता उनको थूकने का काम कर। राहुल जी ने जातिगत जनगणना की जो बात कही थी, बीजेपी कहीं ना कहीं से पीछे हो रही, बैकफुट हो रही, और आरएसएस के कुछ लोग चाहे कैमरा में या पीछे के में कह रहे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दबे स्वर में वो बोल रहे हैं। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी भी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं आरएसएस वाले, अभी भी उनकी दो मुही बातें हो रही हैं। दबे स्वर एक उनमें जो है कोई प्रचारक बना रखा है इन्होंने दलित बिरादरी का, है सुनील अम्बेडकर लिखते हैं, क्या नाम, अम्बेडकर जी तो आगे लिखते ही हैं, सुनील हैं या अनिल हैं या कोई इसी नाम का मैंने अखबार में देखा। उनके माध्यम से तो कहलवा रहे हैं कि आरएसएस जो है जनगणना, जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है।
है जी। और जो हमारे संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो घुमा फिरा करके जलेबी तोड़ रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए मैं वही मतलब तो इसके पहले क्या कोई मतलब हमेशा कट रहे थे क्या? 70 साल 75 साल देश आजाद हो गए हुए हैं, तो ये वही देश है जहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, ये वही देश है जहाँ मुस्लिम रह रहे हैं, जहाँ सिख रह रहे हैं, जहाँ ईसाई रह रहे हैं। तब कोई नहीं कटा हुआ था और अब कट जाएंगे। देखिए वो इस समय उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे एमएलए की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होना है। अब योगी जी को ये लग रहा है कि जहां बीजेपी की जितनी सीट थी, अगर उससे एक सीट भी कम होती है तो योगी जी को डर लग रहा है कि कहीं मोदी जी मुझे मुख्यमंत्री पद से ना हटा। तो इसलिए वो अब उलझुल बातें, जैसे अब मोदी जी उलझुल बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो सठिया गए हैं पूरी तरह से, उनकी याददाश्त जो है ख़त्म होती जा रही है। और वो योगी जी जो है उस अपने शासन को बचाने के लिए या अपने आप को पीएम तक ले जाने के लिए वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी में होड़ लगी हुई है कि प्रधानमंत्री जी अगर एक बात कहते हैं तो उसको सारे मुख्यमंत्री बोलने लगते हैं। एक वो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं जो वो बढ़ करके बोलते हैं, वो भी आकर के बोलते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये देश के मजबूती के लिए नहीं है, ये देश को जो कमजोर करने की बातें हैं। संवैधानिक दर्जे का बैठा हुआ अधिकारी, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे होते हैं, उनको इस भाषा का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गौतम जी मुझे एक चीज बताइए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में वो अपनी होर्डिंग्स क्यों लगाते? वो होर्डिंग्स लगा के बताना क्या चाहते हैं? उतने तो केजरीवाल के होर्डिंग्स नहीं होंगे, उनकी और मोदी जी की, कि हमने 2 करोड़ ये बनाया, 15 करोड़ लोगों को चावल दिए, इस तरह की बीजेपी, ये होर्डिंग तो उनका उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। देखिए बीजेपी का यही चल रहा है, जो दिल्ली के साथ के राज्य हैं, दिल्ली से मिले हुए राज्य हैं, जब हिमाचल का, उत्तराखंड का इलेक्शन आता है तब उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी मोदी जी के फ़ोटो लगे होते हैं, ऐसे योगी जी के फ़ोटो लगे होते हैं, ऐसे ही राजस्थान का और हरियाणा का भी मुख्यमंत्रियों के फ़ोटो लगे होते हैं। तो ये जो इनका एक ये सोच रहे हैं, ये तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। और अगर मान लीजिए इनकी जेब से खर्चा हो तो एक भी होल्डिंग ना लगाएं। आज हम 3 बार के एमएलए हैं, हमारी एक पोस्टर चिपकाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि 7-8 हज़ार 10 हज़ार का खर्चा 1000 पोस्टर पे हो जाता है चिपकने तक। अब इनसे जवाब लिया जाए, एक बस स्टैंड पे, जहाँ बस स्टैंड है या मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर अगर आप जाके पूछोगे तो अगर मान लीजिए 5 लाख खर्चा हुआ है तो 50 लाख दिखा रखा होगा, क्योंकि पार्टी फंड से दे रहे होंगे या सरकार से दे रहे हैं, जेब से थोड़ी दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों ने कभी 1000 हैंडबिल नहीं छपवाए होंगे इन बीजेपी वालों ने, जो आज इतने बड़े बड़े पोस्टर और होल्डिंग लगा करके ये सजा करके बैठते हैं, जबकि होल्डिंग लगाना स्टैंड पे या सड़क पे बिल्कुल मना होता था। कांग्रेस के टाइम में एक तो कानून भी बना हुआ है कि दिल्ली को साफ स्वच्छ रखने के लिए कोई पर्चा पोस्टर नहीं चिपकाएगा दीवारों पे, उनकी जगह तय की जाएंगी, उन्हीं जगह पर लगाएंगे। वो चीज़ किसी ने तय नहीं करी अभी तक, लेकिन हर जगह लग रहे हैं। रेड लाइट के आसपास तो बिल्कुल लगाने को मनाही होती थी, सड़क पर चलते हुआ ड्राइवर की नज़र उधर ना जाए, ड्राइवर सड़क पर ध्यान रख के एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए ये कांग्रेस के टाइम में बिल पास हो रखा है, कानून बना हुआ है कि सड़क के किनारे कोई इस तरह का होल्डिंग नहीं लगेगा। लेकिन जब से ये सरकार आई है, होल्डिंग और पोस्टर पर्चों की भरमार। गौतम जी मुझे ये बताइए, और ये देश का पैसा बर्बाद होगा। गौतम जी मुझे ये बताइए, हरियाणा में जनता का आशीर्वाद किसके साथ है? हरियाणा में जनता चाहती है, हरियाणा में तो बीजेपी वालों को घुसने नहीं दे रहे काम के किसान मजदूर। वहाँ कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से, कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ बनेगी। महाराष्ट्र में भी, जम्मू कश्मीर में भी और झारखंड में भी, यानी इस बार विक्ट्री जो है बिल्कुल चारों राज्यों में और उसके बाद दिल्ली में भी।
दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की सरकार अब मोदी आएगी। की सरकार अगर गिर गई तो मोदी सरकार गिर भी सकती है, तो बाई इलेक्शन होगा, राहुल गांधी जी हमारे देश के पीएम बनेंगे, इंडिया गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत से फिर सरकार में आएगा। यानी अब पीएम का चेहरा राहुल गांधी को माना जा सकता है। ये तो इसी बार जो है मोदी जो है ये घपले हुए हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग ने लीगली काम नहीं किया, जो संवैधानिक काम होने चाहिए थे उस तरह का काम नहीं हुआ, उस वजह से ये बीजेपी आ गई। हम तो अखबारों में या टेलीविजन पे ही उन पे सुनते रहते हैं। जब 2 रात 4 रात पहले डीएम 150 डीएम को फोन कर रहा है गृह मंत्री देश का, तो वो किस लिए कर रहा है भाई? ईवीएम पे क्या कहेंगे आप? ईवीएम पे देखिए, ईवीएम अगर सच्चा हो भी तो जब अधिकारी इनके जो चाहते हैं लास्ट के 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में कितनी वोटें पड़ी वहाँ पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन इनका था हर जगह। अब मध्य प्रदेश जैसी जगह में जहाँ पूरी तरह से कांग्रेस सत्ता में आने वाली थी, सत्ता में रही, सरकार सत्ता से जो विधायकों को रिजाइन करा के तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई, क्या 29 के 29 एमपी जीत जाते? बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ धांधली जरूर हुई है, अधिकारियों का बोलबाला रहा है और बीजेपी के लोगों का साम दाम दंड भेद से इन्होंने सत्ता में काबिज हुई। महाराष्ट्र में पिछले 1-2 महीनों में लाड़की बहन योजना, लाडली हाँ, इस तरह की 3-4 गो स्कीम लाई हुई है, तो ये स्कीम क्या कहा जाए, सत्ता खोने का डर है इनका कि क्या है? देखिए, लाडली स्कीम शीला दीक्षित भी दिल्ली के अंदर लाई थी, जो केजरीवाल ने उसको पूरी तरह से, मुझे नहीं लग रहा कि वो सिरे चढ़ाई है, बाद में किसी का भी कोई फार्म नहीं भरवाया है। कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित की जो योजना थी वो ये थी कि बेटी के पैदा होते ही उसके और माँ के नाम से खाता बैंक में खुलेगा और 11,000 रुपये उसके खाते में डालेंगे, और जब वो बेटी 5 साल की हो जाएगी फिर 5,000 रुपये उसके खाते में डालेंगी सरकार, और जब छठी में जाएगी 5,000 रुपये फिर डालेंगे, फिर 9वीं में जाएगी 5,000 रुपये फिर डालेंगे, 11वीं में जाएगी 5,000 रुपये फिर डालेंगे। इस तरह से लगभग 35,000 रुपये या 40,000 रुपये डलने के बाद 1 लाख रुपये उसे, जब 18 साल की 12वीं पास करके बेटी जाएगी तो 1 लाख रुपये उसके माँ बाप को उस बेटी को दिया जाएगा। अमरीश जी, आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता को हम यही कहेंगे कि दिल्ली वासियों, ये भाइयों बहनों, हाथ जोड़कर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दिल्ली आपकी अपनी है, इसको बनाना है, सजाना संवारना है, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा दिल्ली बनाना है। आने वाली पीढ़ी, हम सबके बच्चे, आपके लिए, हम सबके लिए खुशहाल रहे ये दिल्ली। तो ऐसी सरकार लेके आइए जो बातें तो कम करे, झूठ कम बोले और सच्चाई को साथ में लेकर के चले, संवैधानिक दर्जे के हिसाब से, संवैधानिक कायदा कानून के मुताबिक आप सबको इस दिल्ली को साफ़ सुथरा स्वच्छ रखे, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे अस्पताल मिलें, और हम तो चाहते हैं कि शिक्षा और अस्पताल की जो सुविधा है ये बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। और कांग्रेस ने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि जो PhD तक बेटी को हम फ्री पढ़ाएंगे, ये कांग्रेस का पिछला घोषणा पत्र था 2020 में जब चुनाव हुआ। तो ऐसे सरकारों को लेके आइए, उनको मत लाइए कि गरीब को तो मारते हैं ये लात, और अपने पूंजीपतियों को, चंद पूंजीपतियों को, वो भी 4, 6, 10, 20 को लाखों करोड़ रुपया उनके इनकम टैक्स में छूट देते हैं, उनको लोन देते हैं और उनके पुराने कर्जे को माफ़ करते हैं, जबकि किसान मजदूर को ये देते हुए बिल्कुल दूर भागते हैं। जिसको देना चाहिए उसको नहीं देते। अमीरों का भला करने वाली ये सरकार है। इसलिए बहनों भाइयों, दिल्ली वासियों, ऐसी सरकार लेके आओ जो दिल्ली वासियों का भला करे, हम सबका भला करे, आने वाली पीढ़ी के लिए भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अमरीश जी के इंटरव्यू। अगर आपको इनके इंटरव्यू अच्छे लगे तो प्लीज़ इनके इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।